अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज लेक्चर 3 शुरू करेंगे, जहां हम देखेंगे सबसे पहले फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, जो आग के बारे में पता कैसे लगा। अब देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसमें एक साइड दी हुई है कुरनूल केव। सबसे पहले देखते हैं कि कुरनूल केव है कहाँ पे, उसके बाद आगे इस टॉपिक को समझेंगे। कुरनूल केव लाई करता है आंध्र प्रदेश में, और ये लाई करता है एक रिवर है यहाँ पे, तुंगभद्र रिवर, उसके किनारे लाई करता है। और ये तुंगभद्र रिवर है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये ऊपर से कृष्णा रिवर आ रही है और ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अब हम इस पॉइंट को फर्दर समझते हैं और देखते हैं कि कुरनूल केव में ऐसा क्या मिला कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या जो हिस्टोरियन थे उनको लगा कि उस टाइम पे आग यूज़ होती थी। अब देखते हैं कुरनूल केव में मिला क्या। कुरनूल केव में मिली राख, मिली किसकी, आग की। अब देखिए, उस टाइम से जली हुई आग अभी तक तो जली रहेगी नहीं, इसलिए वहाँ पे जो जली हुई आग थी उसकी क्या मिली, राख मिली। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने उस आग का टेस्ट किया और पता लगाया कि ये कितनी पुरानी है। तो इससे ये पता चला उनको कि ये आग की जो राख है काफ़ी पुरानी है। ये अनुमान लगाया गया कि जो आग है वो एंशिएंट टाइम के लोग यूज़ करते थे। अब देखिए, जो आग थी उसको ये यूज़ क्यों करते थे, इसके बारे में देखते हैं। जो आग थी, पहली चीज़ लाइट के लिए यूज़ होती थी। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दिन में तो सूरज की रोशनी रहती थी, लेकिन रात को बिल्कुल भी रोशनी नहीं रहती थी। एंशिएंट लोग आग जलाते थे, जिससे उनके जो जहाँ रहते थे वहाँ थोड़ा उजाला रहता था। सेकेंड, टू रोस्ट मीट। अब देखिए, जैसे आग डिस्कवर हुई, अभी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिस्कवर, यहाँ पे मैंने इन्वेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है। डिस्कवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्कवर और इन्वेंट में डिफरेंस होता है। डिस्कवर उसको कहते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती हो और बाद में उनके बारे में लोगों को पता हो, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। इन्वेंट करना वो होता है कि आपने उसका आविष्कार किया या आप ही ने उसको बनाया है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया है, वास्को डी गामा आया था इंडिया और उसने इंडिया को क्या किया, डिस्कवर किया। उसने इन्वेंट नहीं किया, इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था। वास्को डी गामा आया इंडिया और उसने फिर लोगों को बताया कि एक ऐसी कंट्री और इस जगह पे लाई करती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया डिस्कवर और इन्वेंट में अंतर क्या होता है। तो मैं यही बता रहा था कि जब आग को डिस्कवर किया तो उसी टाइम पे उनने ये नहीं कि हम इसको जो खाना खा रहे हैं, जो कच्चा खाना खा रहे थे, वो हंटिंग करके लाते थे और कच्चा खाना खा रहे थे, उसको पकाना शुरू करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लंबी प्रोसेस से होते हुए आया। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो आग थी कहीं जंगल में जली हुई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, जंगली जानवर मर गया। तो लोगों ने उसको खाया तो उनको अच्छा लगा, तो उन्हें सोचा कि क्यों ना हम कच्चा खा के खाने के बजाय पका हुआ खाना खाएं। इसलिए वहाँ से वो लोग सीखे कि खाने को पका के खाने में और अच्छा टेस्ट आता है। तो उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो मीट लेके आते थे उसको क्या करते, या तो उसको रोस्ट करते थे या उसको पूरा पकाते थे। अब देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट है स्केयर अवे एनिमल। जंगली जानवर होते हैं उनको भगाने के लिए। अब देखिए, जो एंशिएंट लोग होते थे वो रहते थे जंगल में। अब जंगल में रहते तो वहाँ जंगली जानवर अक्सर आते रहते, तो उनको भगाने के लिए जो एंशिएंट लोग थे वो क्या जलाते थे, अपने जहाँ वो रहते थे उसके चारों तरफ आग जलाते थे, जिससे जंगली जानवर उनकी तरफ नहीं आए। तो इन पॉइंट्स से हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो आग से फेमिलियर थे और आग का वो प्रॉपर यूज़ कर रहे थे अपनी लाइफस्टाइल को आसान बनाने में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेम्स एंड डेट्स। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये है क्या चीज़। जैसे हम लोग अगर कोई चीज़ पैराग्राफ में पढ़ें, वो हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है या पढ़ने में अजीब सा लगता है। अगर हम उसी चीज़ को पॉइंट्स में बना के लिखें तो वो क्या होता है, हमें अच्छे से समझ में भी आता है और अच्छा भी दिखता है। वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इतनी पूरी हिस्ट्री को क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर पार्ट्स को समझाया कि ऐसे इस एज की ये बात ये थी या इस एज में ये हुआ था। तो वही चीज़ हम देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने स्टोन की एजेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैं यहाँ पे स्टोन की एजेस बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं पत्थरों की बात कर रहा हूँ, मैं ये बस ये बात कर रहा हूँ उस टाइम पे जो पत्थर मिले थे और वो जो आदमी, जिन लोगों ने वो पत्थर बनाए थे, वो लोग भी इन्हीं एज में आते हैं। तो जब भी मैं ये बोलूँ स्टोन एज, तो ऐसा मत समझना आप कि मैं पत्थरों की बात कर रहा हूँ। बस उस एज के पत्थर मिले थे, तो उसको हिस्टोरियंस ने इस टाइप से डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं पहला क्या है। पहला है पैलियोलिथिक, सेकंड है मीजोलिथिक, थर्ड है नियोलिथिक। अब समझते हैं इसको होता क्या है।
जो पैलियोलिथिक होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैलियो और लिथिक। पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। जो ये वर्ड है पैलियो, ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से, जो कहाँ की लैंग्वेज थी, ग्रीस की लैंग्वेज थी, वहाँ से आया, जिसका मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब स्टोन, पुराने पत्थर। और इनका टाइम कब का था, मतलब ये किस टाइम पे थे, ये लगभग 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो। ये कम से कम 2 मिलियन, अब 2 मिलियन कितना होता है, 20 लाख, 20 लाख साल से 12,000 साल तक के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे पैलियोलिथिक स्टोन यूज़ होते थे। अब आप देखिए मैं यहाँ पे 20 लाख से 12,000 तक आया हूँ, तो इसका मतलब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया हूँ। तो आपने ये चीज़ सीखी थी इससे प्रीवियस चैप्टर में कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई एज चल रही है तो वो कौन सी एज है, BC की एज है। ठीक है, इस टॉपिक को हम फर्दर डिटेल में और देखेंगे, तब तक और डेफिनेशन को समझते हैं। जो मेसोलिथिक है ये भी दो वर्ड से बना हुआ, मीजो एंड लिथिक। मीजो मतलब होता है मिडिल और लिथोस मतलब होता है स्टोन। और ये कब की बात हो रही है, ये थी 12,000 से 10,000 की बात। इस एज इंटरवल में या इस टाइम पीरियड में मीजोलिथिक स्टोन्स मिले, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या होता है, ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, नियो और लिथिक। नियो मतलब होता है न्यू और लिथिक मतलब होता है स्टोन। और इसका टाइम इंटरवल होता है 10,000 ईयर टू टिल नाउ। अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टिल नाउ एज इट इज़ रहेगा कि आप समझेंगे टिल नाउ। लेकिन अगर आप फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPSC कर रहे हो या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टिल नाउ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हिस्ट्री है नियोलिथिक वाली, ये भी फर्दर काफ़ी डिवाइड हुई है। यहाँ पे आप और ब्रॉन्ज एज पढ़ेंगे, तो इनको आप डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप 6 के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी आप सिर्फ इतना ही कंसीडर करिए, 10,000 टू टिल नाउ। अब इनको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। जैसा कि आपने अभी देखा, पैलियोलिथिक में बहुत बड़ा टाइम इंटरवल था, 20 लाख से 12,000 तक, इतना टाइम इंटरवल था। तो ये पूरी हिस्ट्री कवर करता है 99% ह्यूमन हिस्ट्री को। मतलब जो इंसान थे उनका इवोल्यूशन जहाँ से हुआ है, वहाँ से वो इंसान बनने तक की जो हिस्ट्री थी, वो सब किस में आती है, पैलियोलिथिक में आती है। इसी में उन लोगों ने चलना सीखा, इसी में उन लोगों ने गैदरिंग सीखी, हंटिंग सीखी, और अपने को सरवाइव करना सीखा। फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी एज को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 टाइप में फिर डिवाइड कर दिया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। इनके बारे में आप फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है सेकंड जो है वो है मेसोलिथिक। अब देखिए जो मेसोलिथिक थे, इस टाइम के जो लोग थे थोड़े इवॉल्व हो गए थे, टेम्परेचर चेंज हो रहा था। इसके बारे में मैं आपको जस्ट अगली स्लाइड में बताऊंगा कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा था। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा था मेसोलिथिक के टाइम पे, लोग नई नई चीज़ें सीख रहे थे। तो जो मेसोलिथिक के टाइम पे थे, वहाँ पे क्या मिले, छोटे छोटे पत्थर मिले। डेफिनेशन बताता हूँ, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब देखिए जो उस टाइम के जो पत्थर मिले वो काफ़ी छोटे थे, तो उनको क्या बोला गया, माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। छोटे पत्थरों को किस में कंसीडर किया जाता है, माइक्रोलिथ्स में। अब देखिए जो माइक्रोलिथ्स होते थे, इनको हैंडल में अटैच किया जाता था, और हैंडल बनी रहती थी बोन से या वुड से। और उससे बनता क्या था, उससे ये बनाते थे, सॉस बनाते थे एंड सिकल्स बनाते थे। अब देखिए ये है एक, आप डायग्राम देखते हैं, ये जो पिक्चर लगाई है मैंने, ये उस टाइम की तो नहीं है, लेकिन ये आपको बस समझाने के लिए लगाई है। जो सॉस होता है उसको बोलते हैं आरी, जो कि ये है। यहाँ पे तो ये मेटल यूज़ हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मेटल इन्वेंट नहीं हुआ था। तो ये किससे बनते थे, स्टोन से बनते थे या बोन से बनते थे। और सिकल्स मतलब होता है दराती, जो कि ये है। इससे ये लोग सब्जी काटते थे, पेड़ काटते थे, और भी छोटे मोटे काम में इसका यूज़ करते। इसमें देखिए जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे लगा हुआ है स्टोन, ठीक है, माइक्रो छोटा सा स्टोन लगा हुआ, और ये हैंडल है, इसमें इसको अटैच कर दिया और ये फिर आगे को काम करते थे। अब नियोलिथिक में क्या लिखा है, नियोलिथिक, दे जनरली हैड पुअर न्यूट्रिशन, शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेशन एंड मोर लेबर इंटेंसिव लाइफ देन हंटर एंड गैदर। इसमें ये लिखा गया है कि जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, तो जो पहले हंटर और गैदर थे वो बहुत मेहनत करते थे, ठीक है, अपनी सर्वाइवल के लिए काफ़ी मेहनत करते। लेकिन नियोलिथिक में इवोल्यूशन हो गया था, उस टाइम के लोगों को पता चल गया था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। और ये लोग क्या होते थे, उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे जितने पहले के लोग करते थे। लेकिन ये भी नहीं है कि उस टाइम पे मेहनत नहीं कर रहे थे, पर एज़ कम्पेयर टू पहले की एज, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, ये कम कर रहे थे। क्योंकि इस टाइम पे लोगों को पता चल चुका था कि क्या करना है, कैसे आग जलती है, कैसे खाना खाते हैं या कैसे खाना बनाते हैं, इसके बारे में ये लोग सीख गए थे।
अब इन तीनों एज को याद करने का एक तरीका बताता हूँ। पैलियो मतलब पहले, ठीक है। जैसे आपको अगर कभी अगर आप रिवीजन नहीं कर रखा है आपने, और अगर कोई पूछ लेता है पैलियो कब की एज थी, तो आप बोल सकते हैं पैलियो से कुछ सिमिलर वर्ड पहला आ रहा है, तो ये कौन सी थी, सबसे पहली। मीज़ो, मीज़ो से सिमिलर वर्ड मिडिल का या बीच का आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गई मेसोलिथिक, मतलब बीच में। नियो मतलब नया, ठीक है। जैसा सिमिलर वर्ड जो आते हैं, अगर आप एक लिंक बना के चलेंगे तो आपको हिस्ट्री आसान लगेगी, अगर आप लिंक नहीं बनाते हैं तो आपको बोरिंग लगेगी। इसलिए एक लिंक बनाते हुए चलिए, तभी मैंने आपको ये बताया कि पहला, फिर मिडिल, फिर न्यू। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इनको ऐसे बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे के टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में क्या असर हो रहा था। ये तो जो स्टोन एज है, इसमें तो लोगों की लाइफ कैसी हो रही थी या कैसे स्टोन मिले हमें, उसके बारे में देखा। अब इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा था, जैसे कि आजकल भी होता है, आपने देखा होगा इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है। हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जो क्लाइमेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब ये जो पैराग्राफ है, इसकी समरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड करके, जिसमें मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही ये भी बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इन द मेसोलिथिक एज देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट वार्म ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये कौन सी एज की बात हो रही है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक कौन सी एज, 12,000 टू 10,000 ईयर अगो, इस टाइम की बात हो रही है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था कि क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे थे। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लाइमेट, पहले थोड़ा क्लाइमेट और वेदर को समझते हैं। जो वेदर होता है वो रोज़ बदलता रहता है। आज अगर 20 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, तो कल को यहाँ पे 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, या घट सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, ये क्लाइमेट एक दिन का टेम्परेचर को नहीं बोलते हैं। क्लाइमेट 20 से 25 साल के बीच के जो चेंजेस आए हैं टेम्परेचर में, उसका एवरेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट एक दिन का नहीं होता है, ये लंबी प्रोसेस होती है। जैसे हम भी आजकल बोलते हैं कि धरती का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर हम अप्रॉक्स क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट भी बढ़ रहा है। अगर हम 20 या 25 साल के बीच का एवरेज निकालें, तो जो पहले के 20 और 25 साल थे उस टाइम का और अब जो चल रहा है उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अब देखिए जो ये चेंजेस आए, इससे क्या इफेक्ट पड़ा वो देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, दिस चेंजेस लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रासलैंड, गोट, एंटीलोप एंड कैटल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चेंजेस आए, धरती का टेम्परेचर तो बढ़ा, उससे ग्रासलैंड कैसे हो गई। ये चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको। पहले क्या था, बर्फ़ का मैदान था सपोज, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा तो वो बर्फ़ क्या हुई, पिघलने लगी और पानी बन गया। अब वहाँ पे क्या आ गई, जो ज़मीन थी वो ऊपर दिखने लगी, क्योंकि पहले तो ढकी हुई थी बर्फ़ से, कि उसमें क्या हुआ, ग्रासेस उगने लग जाएंगी। अब जितने बड़ा एरिया था वहाँ क्या होने, पूरी घास का मैदान बन गया। ग्रासलैंड, जो मैंने आपको ये फ़ोटो लगा रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड बढ़ी तो उनको खाने के लिए गोट्स बढ़ेंगी, एंटीलोप बढ़ेंगे और कैटल्स बढ़ेंगे। अब देखिए गोट, बकरियां, अब उनको खाती हैं, घास खाती हैं, तो वो क्या होंगे, उनका भी इंक्रीज होती रहेंगी। अब एंटीलोप क्या होती है, एंटीलोप भी एक टाइप की डियर की फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है, जो इनकी सींग होती है वो गोल गोल घूमी होती है। देखिए जो फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पे, इसमें ये एंटीलोप की फ़ोटो है, ये हिमालयन एंटीलोप है, ठीक है। ये पहले तो काफ़ी दिखती थी, लेकिन अब ये इंडेंजर्ड में आती हैं। और कैटल क्या होता है, कैटल होता है काव, बफेलो, ये आती हैं कैटल। इनकी भी, क्योंकि ये भी घास खाती हैं, तो इनकी भी संख्या बढ़ने लगी। अब देखते हैं कि अगर इनकी संख्या बढ़ी उससे क्या इफेक्ट पड़ा। हम ये देख लिए एक लाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको थर्ड पॉइंट में बताता हूँ मैं, उनसे क्या इफेक्ट पड़ा। दोज हु हंट दीज एनिमल नाउ फॉलो देम एंड लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड ब्रीडिंग सीजन। अब देखिए जो उनको हंट करता था, जैसे हंटर्स होते थे, वो क्या करते थे, इन जानवरों को हंट करते थे, तो वो उनको फॉलो करेंगे तो वो भी ट्रैवल करेंगे। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रखे हैं कि वाई पीपल ट्रैवल, तो इसलिए भी ट्रैवल कर रहे थे कि जो एनिमल थे वो ग्रासलैंड की तरफ मूव कर रहे थे, जो काफ़ी ग्रासलैंड था एरिया, वहाँ मूव कर रहे थे, तो जो उनको हंट करते थे वो भी उनकी तरफ जा रहे थे। और इस बार ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हंटिंग के लिए जा रहे थे, इस बार उन लोगों ने सोचा, ठीक है, इंसानों के पास भी अब दिमाग आने लग गया था कि हंटिंग ही कुछ नहीं है। उनने ये देखा कि वो लोग क्या खाते हैं, कौन सी ग्रास खाते हैं, ठीक है, और उनकी ब्रीडिंग सीज़न, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग सीजन। अब देखिए ब्रीडिंग का मतलब होता है नए इंडिविजुअल की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। नया इंडिविजुअल कब हो रहा है, उनका एनिमल का कब बेबी बॉर्न हो रहा है, तो उस चीज़ को देखने लगे कि अच्छा इस टाइम पे इनका
ये लोग नए बर्थ देते हैं, या इनकी फूड हैबिट, ये कौन सी घास खाते हैं, ये चीज़ें लोग सीखने लगे। अब ये चीज़ सीख के क्या हुआ, ये देखते हैं अगले पॉइंट में। ये सीख के दिस लर्निंग हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। अब देखिए ये चीज़ें जो ऊपर की जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताई उससे फोर्थ पॉइंट लिंक है। जैसे ही ये चीज़ें सीखी उन लोगों ने कि क्या खाते हैं और किस टाइम पे ब्रीडिंग करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि उनने इंसानों ने ये सोचा कि हम इनको क्या करते हैं, पालने शुरू कर दें। जैसे हम इनको पालेंगे या रियरिंग करेंगे इनकी, तो ये हमें भी क्या देंगे, फूड देंगे। इसलिए उन लोगों ने इनको पालना शुरू किया। अब इस चीज़ को हम और डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कैसे शुरू हुई फार्मिंग और कैसे शुरू हुई हर्डिंग। हर्डिंग होता है एक पर्टिकुलर एनिमल को झुंड में रखना, हर्डिंग कहलाता है। हर्ड मतलब होता ही झुंड है, ठीक है। अब पर्टिकुलर एनिमल जैसे काव हो सकती है, काव का झुंड हो गया, या सीप का हो गया, गोट का हो गया, इनका एक झुंड हो गया, ये एक साथ रहते थे। इनको लेके अगर चलेंगे तो वो लोग होंगे हर्डर्स। ये हम क्लास 6 के चैप्टर 1 में पढ़ के आ रखे हैं। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक बार ये जो इमेज लगा रखी है इसको देखते हैं। ये देखिए एक पूरा बर्फ़ का मैदान था, बर्फ़ पिघली, अब क्या हो गया वहाँ पे, ग्रासलैंड हो गया है। ये समझाने के लिए फ़ोटो लगा रखी है कि इससे आप समझ रहे होंगे कि कैसे धरती का टेम्परेचर चेंज हो रहा था और चेंज हो रहा है। अब जो ये टॉपिक नीचे है, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, इसकी भी समरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड कर की है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए जैसे ग्रासलैंड हो रहा था तो उसमें नेचुरली ग्रास उग रही थी। उसमें से कुछ ऐसी ग्रास थी जो बाद में एज अनाज के तौर पे या ग्रेन के तौर पे अपनाई गई। अब उसमें थी कौन कौन सी, वीट थी, वीट, बार्ले एंड राइस, ये मेजर थी। और भी ग्रासेस थी लेकिन ये मेजर थी, ठीक है। गेहूँ, जौ और चावल, ये चीज़ नेचुरली हो रहे थे। लोगों को इसके बारे में, लोगों ने फिर इसको क्या किया, डिस्कवर किया कि ये चीज़ क्या है, इसको हम खा सकते हैं, इससे कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, और उनने इसको फिर बाद में उगाना खुद शुरू भी किया। कैसे किया वो हम नीचे के पॉइंट में देखते हैं। अब देखिए कहाँ हो रहा था, नेचुरली हो रहा था तो बोल दिया मैंने, लेकिन कहाँ होता है, सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, आपने बहुत बार हिस्ट्री में देखा होगा या ज्योग्राफी में देखा होगा, सब कॉन्टिनेंट लिखा होता है। सब कॉन्टिनेंट होता है, देखिए जो पहले इंडिया था, जो भारत था, वो कहाँ, वो पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब किस में आता था, एक ही पार्ट में आता था। तो इसको ही बोला गया है सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ये चीज़ उग रही थी, हमने पॉइंट में देख लिया। सेकंड पॉइंट जो है उसमें ये देखेंगे हम कि फार्मर कैसे बने लोग। तो लोग क्या करते थे, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दिस ग्रेन एज फूड। जो अनाज उग रहा था जंगल में, ठीक है, या ग्रासलैंड में, अपने आप उसको वहाँ के लोग क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे और सीखने लगे कि ये किस सीज़न में उगता है और ये कैसे उगता है, और ये भी देखने लगे कि ये कब पकता है। पकता है इसलिए बोला मैंने क्योंकि पहले लोगों ने क्या किया, उनको वैसे ही खा जाते थे, ठीक है। धीरे धीरे उनने देखा कि जो पका हुआ चीज़ होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए उनने क्या हुआ कि वेट किया उनको पकने का, अनाज को, या अच्छे से कम्प्लीटली ग्रो होने का वेट किया, उसके बाद उन लोगों ने खाया। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स बाय देयर ओन, सो दे बिकेम फार्मर। अब ये चीज़ें सीखने के बाद उन लोगों ने सोचा कि ये चीज़ अब अभी तक तो जंगल में हो रही है, लेकिन क्या हम इसको अपने वहाँ भी उगा सकते हैं। तो वो लोग उनके बीज लेके आए और फिर उनको उगाना शुरू कर दिया। और यहाँ से ये पता चलता है कि ऐसे जो एंशिएंट लोग थे वो क्या बने, फार्मर्स बने, ठीक है, किसान बने। अब बाकी के नीचे के 3 जो पॉइंट हैं, इससे हम ये समझेंगे कि कैसे वो हर्डर्स बने। थर्ड पॉइंट है इसमें, पीपल कुड ऑल्सो अटैक देम एंड देन टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो देम वर्ड है ये एनिमल्स के लिए यूज़ हुआ है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज़ हुआ है। तो जो उस टाइम के लोग थे वो बहुत चालाक हो रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो क्या करते थे, पहले वो सीख के आए कि जंगल में ये जानवर क्या खाना खाता है, ठीक है, ये देख के आए कि वो जानवर क्या खाना खा रहे हैं, तो वही खाने को वो अपने शेल्टर के आसपास फेंक देते थे और वो किनारे पे छुप जाते थे। जैसे ही वो जानवर उसको खाने आता था उसको क्या कर लेते थे, पकड़ लेते थे। अब ये देखेंगे पकड़ के क्या करते थे उन एनिमल के साथ। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज एंसेस्टर ऑफ डॉग।
अब जो पहला एनिमल था जो पकड़ा गया या जो उनने पालना शुरू किया वो कौन सा था? डॉग का एंसेस्टर, जो कुत्ते होते हैं उनके पूर्वज, उनको उन्हें पालना शुरू किया. बट आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो टेम अदर एनिमल्स सच एज गोट, कैटल, शीप, पिग, लिव इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रासेस. अब देखिए उन लोगों ने डॉग को तो पकड़ा, उसके साथ साथ और जानवरों को भी पकड़ना शुरू किया. जैसे गोट थी, कैटल में आपके काव और बफेलो आ जाते हैं, शीप थी, पिग थे, जो कहाँ किस में रहते थे? झुंड में रहते थे, और इनको पकड़ के वो लोग रखने लगे और पालने लगे. और एक चीज़ और यह है कि वो लोग ऐसे जानवरों को ज़्यादा पकड़ते थे जो क्या खाते थे? घास खाते थे, क्योंकि घास एक्सेस अमाउंट में थी. अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं फिर कैसे बने वो हर्ड. Often people protect them from attack of other animal and hence in this way they became herders. अब देखिए वो जानवरों को तो पकड़ लेते, ठीक है, पकड़ के अब उन लोगों ने क्या किया? बांधना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया. तो वो लोग क्या करते थे? उन जानवरों को भी प्रोटेक्ट करते. किससे? दूसरे जानवर जो उनको मारते थे. जैसे अगर उनने गोट पाली है, ठीक है, गोट को उन्हें पकड़ रखा है, तो वो उस गोट को अपने आसपास ही रखते थे ताकि अगर जंगल से लायन आ जाए या टाइगर आ जाए वो उस गोट को मार ना पाए. इसलिए वो लोग उनको जो जानवर पालते थे या पकड़ते थे उसको वो प्रोटेक्ट करते थे, उसकी रक्षा करते थे. तो ऐसे वो क्या बने? हर्डर्स बने. ठीक है, तो इन पॉइंट से समझ में आया होगा आपको कि कैसे फार्मिंग शुरू हुई, कैसे हर्डिंग शुरू हुई. एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है कि कैसे फार्मिंग शुरू हुई या कैसे हर्डिंग शुरू हुई. तो आप इन आंसर को लिख सकते हैं, जिसमें जो पहले 2 पॉइंट हैं ये फार्मिंग को दिखाते हैं कि फार्मिंग कैसे शुरू हुई, और बाकी के 3 जो पॉइंट हैं ये बताते हैं कि हर्डिंग कैसे शुरू हुई. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डोमेस्टिकेशन. अब देखते हैं डोमेस्टिकेशन किसको बोलते हैं. डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू ए प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो, प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल. ठीक है, डोमेस्टिकेशन कोई टर्म नहीं है, एक प्रोसेस का नाम है जिसमें लोग क्या करते हैं? पालते हैं किसको? जानवरों को और प्लांट्स को. अब देखिए ये प्लांट्स भी बोला गया है. ये अगर कहीं पूछा जाता है कि डोमेस्टिकेशन से प्लांट्स का एनिमल्स का होता है तो आप बोलेंगे नहीं, प्लांट्स का भी हुआ. जैसे आपने देखा कि जंगल में पहले क्या उग रहा था? राइस उग रहा था, ठीक है, वीट उग रहा था. अब क्या हो? अब वो जंगल में ना उग के अब वो लोग अपने घरों के आसपास उगाने लगे उनको. वैसे ही पहले जंगल में जो जानवर होते थे अब उनको वो लोग क्या करने लगे? अपने पास पालने लगे. तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? डोमेस्टिकेशन बोला गया. अब देखिए उस टाइम पे जो जानवर पाल रहे थे लोग, वो ऐसे जानवर को पाल रहे थे जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी एग्रेसिव थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी इंसान को मार दें. ठीक है, या अपने से छोटे साइज़ के जानवर इंसान पाल रहे थे. और सेकेंड पॉइंट, ऐसे जानवर भी थे उसमें जो क्या थे? डिजीज़ फ्री थे, मतलब कि उनसे कोई डिजीज़ नहीं होती थी. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उन जानवरों में भी चेंजेस आने लगे. वो अब उस माहौल में रहने लगे और लोगों के साथ फेमिलियर हो गए, और इससे वो डिफरेंट हो गए. किन से? वाइल्ड एनिमल थे उनसे. जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको पता होगा जो भेड़िए होते हैं या जो लोमड़ी होती है या जो भालू होते हैं, ये सब डॉग की ही फैमिली से आते हैं. अब देखिए डॉग कितना शांत रहता है, वैसे तो शांति रहता है, लेकिन जो जंगल में भेड़िए होते हैं या भालू होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं. सेकंड चीज़, उनकी जो बॉडी थी वो भी उनमें भी चेंजेस आ रहे थे. जैसे जो टीथ होते थे जो वाइल्ड एनिमल के, वो बहुत शार्प होते थे और बहुत लंबे होते थे. और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे उनके जो दांत होते थे वो काफ़ी छोटे होते थे. तो एक पिक्चर लगी हुई यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल के टीथ की. ये पहली वाली जो टीथ हैं ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल के हैं, और जो सेकंड वाले टीथ हैं ये वाइल्ड एनिमल के. आप देख सकते हैं कि यहाँ टीथ और यहाँ टीथ में कितना फ़र्क है. अब देखिए जो ये डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस चल रही थी ये कब से शुरू हुई? ये मीज़ोलिथिक एज में ही शुरू हुई, या मीज़ोलिथिक एज के बाद ही शुरू हुई, जो कि 12,000 टू 10,000 था. फिर उसके बाद न्यूलिथिक में भी डोमेस्टिकेशन हुआ और चलता आया. देखिए अब जो हम आजकल अनाज खाते हैं वो भी एक क्या है? रिज़ल्ट है किसका? डोमेस्टिकेशन का. अगर उस टाइम पे लोगों ने वो चीज़ जैसे राइस हो गया ये डोमेस्टिकेट करके नहीं रखी होती तो अभी हमारे पास प्रॉपर राइस की इतनी वैरायटीज़ नहीं होती. ठीक है, वो धीरे धीरे सब प्रोसेस चलती आई है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें हम देखेंगे अ न्यू वे ऑफ लाइफ. इतनी चीज़ होने के बाद, डोमेस्टिकेशन, आग की इन्वेंशन, इनके बाद क्या चेंजेस आए लाइफ में, लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आए, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में देखेंगे. इस पैराग्राफ की समरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड करके है जिसमें मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा.
और बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला पॉइंट बोलता है व्हेन पीपल स्टार्ट ग्रोइंग प्लांट्स इट मीन्स दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन ripened। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के तौर पे कि उस टाइम पे लोग एक ही जगह पे क्यों रह रहे थे काफ़ी टाइम तक। ठीक है, यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम तक बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट वहीं रह रहे थे, कुछ ईयर्स तक वो एक ही जगह रह रहे थे, उसके बाद फिर वो मूव कर रहे थे। क्यों रह रहे थे अब वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए, अगर कोई प्लांट है, मान लो आपने आज एक अनाज का या आपने कुछ फूल का पेड़ लगाया, तो ऐसा नहीं कि वो कल सुबह आपको फूल दे देगा, या फल का पेड़ लगाया तो वो कल सुबह फल दे देगा। तो वो धीरे 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 बड़ा होगा, फिर उसके बाद उसमें फूल आएंगे, उसके बाद फल आएंगे। तो ये लंबी प्रोसेस होती है। तो अगर वो अनाज उगा रहे थे तो अगले दिन उनको अनाज नहीं मिलने वाला था, उनको भी पता था ये चीज़। तो वो लोग क्या करते थे, वहीं रुकते थे। कब तक? जब तक वो अनाज पक नहीं जाता। अब देखिए क्या क्या करते थे वो वहाँ पे रुक के, उस प्लांट की देखभाल करते थे, उसमें पानी देते थे। ठीक है, वीडिंग करते थे। वीडिंग मतलब होता है गुड़ाई करना, उससे जो उसके चारों तरफ जो घास उग रही है उसको निकालते थे। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड, अब देखिए अगर उन्हें अनाज उगा रखा, उसको खाने के लिए जंगली जानवर आएंगे या बर्ड्स आएंगी, उनको भगाते थे। और जब वो अनाज पक जाता था उसको फिर वो लोग काटते थे। अब देखते हैं जब ये अनाज पक जा रहा है उसके बाद वो लोग और क्या क्या कर रहे थे। उसको खा तो रहे थे, ठीक है, काट के उनने उसको खाया, लेकिन उसके साथ साथ और क्या कर रहे थे वो हम सेकंड पॉइंट में देखते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है नाउ दे हैड फॉलोइंग वेज इन विच दे कैन यूज दीज ग्रेन। अब जो ये अनाज पक गया है उसका क्या यूज़ कर रहे थे वो? पहला यूज़ था एज अ सीड। अब उनने अनाज इस बार उगाया तो कुछ को वो अगले साल के लिए भी रख देते थे, एज सीड की तरह काम करे, वो अगले साल बीज की तरह काम करे, इसलिए उनने उसको सेपरेट करके रख दिया। अब ऐसा नहीं कि वो सारा अनाज सीड के तौर पे रख दें, 90% वो लोग खाते थे या जो भी करते थे, और 10% वो लोग क्या करते थे उसको बचा के रखते थे। किसके लिए? सीड के लिए, बीज के लिए रखते थे। सेकेंड पॉइंट है एज अ फूड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 90% अनाज खाने के लिए ही उन लोगों ने अनाज उगाया था। थर्ड पॉइंट है एज अ गिफ्ट। अब देखिए गिफ्ट देते थे किसको? जिनके वहाँ अनाज नहीं हुआ उनको क्या करते थे, गिफ्ट कर देते थे, जो उनके पास एक्सेस अमाउंट में। और जब उनके पास नहीं होता था तो वो लोग इनको रिटर्न में दे देते थे। इससे उनमें भाईचारा बना रहता था, ठीक है, और कोई भूखा भी नहीं रहता था। फोर्थ पॉइंट है इसमें स्टोर देम फॉर फूड। अब देखिए कुछ पार्ट तो वो उसी टाइम खा लेते थे, पका उसके कुछ दिनों तक खा लिया, और कुछ को ऐसा रखते थे लंबी टाइम तक स्टोर करते थे। स्टोर करते थे किस चीज़ के लिए? जैसे मान लो कभी उनके वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई या बर्फ़ पड़ गई, ठीक है, अब उसमें तो कहीं जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते थे पहले से ही स्टोर करते थे सामान को। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि वो स्टोर करते किस में थे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड सो दे यूज लार्ज क्ले पॉट्स और वोवन बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड फॉर स्टोरिंग। अब उनको जो फूड था या जो ग्रेन था उसको क्या करना होता था, एक तो खाने के लिए स्टोर करना पड़ता था और एक बीज के लिए, जो बीज बना के रख रहे थे अगले साल के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो लोग उसको भी रखना पड़ता था। वो रखते किस में थे? या तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जैसा कि आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा होगा, मिट्टी के बर्तन बने हुए इसमें ढक के रख देते थे, या हाथ से बुनी हुई बास्केट बनाते थे उसमें रखते थे। और एक और चीज़ है, जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर डाल देते थे। डग पिट्स मतलब गड्ढे खोदते थे और उसके अंदर उस ग्रेन को डाल देते थे, जिसमें वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता था। फोर्थ पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, ये एनसीईआरटी बुक में स्टोरिंग एनिमल नाम के टॉपिक से दिया है, जिसको मैंने कंक्लूजन में एक पॉइंट में लिख रखा है। इसको समझते हैं। इफ़ एनिमल आर लुक्ड केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क एंड मीट, सो वी कंक्लूड दैट इफ़ दे स्टोर एनिमल इनडायरेक्टली दे आर स्टोरिंग फूड। अगर एंशिएंट लोग एनिमल को ध्यान से रखें, उनको अच्छे से पालें, तो वो क्या कर देते थे, उनको मिल्क देते थे। अब गाय को पालेंगे तो वो क्या देगी, उनको मिल्क देगी। और अगर वो गोट को पालेंगे वो भी क्या देगी, मिल्क देगी। और साथ ही अब उनकी जो काफ़ी, अगर उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती थी तो वो उनको क्या भी इनडायरेक्टली क्या देती थी, मीट भी देती थी। ठीक है, अगर उसको मार देते थे, वो ज़्यादा हो गए उनके पास, तो उनको मार देते थे और उसको खाते थे। और तो इससे ये पता चलता है कि वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, क्या स्टोर कर रहे थे, फूड कर रहे थे एज अ एनिमल के तौर पे फूड स्टोर कर रहे थे। ग्रेन्स तो कर ही रहे थे वो, लेकिन एनिमल के तौर पे फूड भी स्टोर कर रहे थे।
जैसे थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा हट के पॉइंट है। जैसे एक जानवर आपने पाला, ठीक है, वो आपको क्या दे रहा है, दूध दे रहा है, पूरे साल भर दूध देगा। आपने उस पूरे साल भर कोई खाना नहीं खाया, मतलब कोई अनाज नहीं उगाया बस, लेकिन आपके पास क्या है, वो जानवर है जो आपको क्या दे रहा है, दूध, जिससे आपका पेट भरता रह रहा है, आपको 2-3 टाइम दूध दे रहा है वो, ठीक है। अब आप उसका दूध पी रहे हैं और ताकतवर हो जा रहे हैं, तो उनको फिर अनाज उगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि वो इनडायरेक्टली क्या स्टोर कर रहे थे, फूड स्टोर कर रहे थे एज अ, किसकी फॉर्म में, एनिमल्स की फॉर्म में। तो आपको इन पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है, और वो लोग क्या क्या प्रोसेस कर रहे थे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि पहले फार्मर कौन थे, पहले हडर कौन थे, कैसे पता चला हमें उनके बारे में, ये चीज़ देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।